बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज पीएम मोदी पहली बार चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी सासाराम, गया और भागलपुर में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। सासाराम और भागलपुर की रैली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पीएम के साथ मौजूद रहेंगे। पीएम की रैली के लिए प्रशासन के साथ ही बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। पीएम की रैली को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में एलईडी स्क्रीन के जरिए दिखाने के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। पीएम ने आज की रैलियों को लेकर एक ट्वीट किया है और अपने भाषण में एनडीए के विकास के एजेंडे को सामने रखने की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार में अपने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि बिहार के अपने भाइयों और बहनों के बीच रहने का अवसर मिलेगा। सासाराम, गया और भागलपुर की रैलियों को संबोधित करूंगा। इस दौरान एनडीए के विकास के एजेंडे को जनता जनार्दन के सामने रखूंगा और उनसे अपने गठबंधन के लिए आशीर्वाद मांगूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव में सासाराम के पास डेहरी विधानसभा क्षेत्र में पहली चुनावी रैली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे और सबसे खास बात यह है कि किसी भी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की पहली संयुक्त रैली है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह से कहेंगे कि वो रैली स्थल की तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं 3 मुख्य पंडाल बनाया गया है, इसके अलावा मुख्य मंच है और उसके बगल में एक दूसरा मंच भी बनाया गया है दूसरे बीजेपी नेताओं के बैठने के लिए। दुर्गेश जी, क्या तैयारियां की गई हैं? तैयारियां हम लोगों की पूरी हो गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक मुख्य मंच बना हुआ है जहां से संबोधित करेंगे। उस पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ये रहने वाले हैं। इसके अलावा बगल का जो छोटा मंच बना है उस मंच पे इस जिले के सभी विधानसभा के अपने प्रत्याशी रहने वाले हैं। हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए निश्चित रूप से सारी कुर्सियां लगी है और गेट पे भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता वहां पर स्टॉल बनाकर विधिवत मास्क देंगे, लोगों को हाथ को सैनिटाइज करेंगे। बिल्कुल, कोरोना काल में तमाम प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है। कितनी कुर्सियां लगाई गई? और सैकड़ों कुर्सियां लगी हुई हैं सोशल डिस्टेंस पे। और इसके अलावा हम लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ नहीं आ पाएंगे, कहीं ना कहीं अपने विधानसभा में बगल के जिला में भी एलईडी लगाकर वहाँ भी एक उत्सव का माहौल। और हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर अपना उद्बोधन देने वाले हैं, यहाँ से जो मार्गदर्शन देंगे तो एक बिहार में एनडीए गठबंधन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बिहार में एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ा माहौल बनेगा। तो एनडीए के लिए बड़ा माहौल बनेगा और सबसे अधिक तो इस बात पे नजर रहेगी कि चिराग पासवान को लेकर, एलजेपी को लेकर कोई संदेश अप्रत्यक्ष तौर पे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं कि नहीं, क्योंकि पहली बार नीतीश कुमार के साथ होंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। किसी रैली में संयुक्त तौर पे दोनों संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग जमीन विवाद में मारपीट करते नजर आए। ये घटना 5 दिन पहले की बताई गई, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक दूसरे पर हमला करते दिखे। जमीन को लेकर हुए इस विवाद में दोनों गुटों के लोग एक दूसरे पर ईंट, पत्थर और डंडे बरसाते नजर आए। हंगामा इतना बढ़ गया कि वहां पर आसपास रहने वाले लोगों की भीड़ जुट गई। विवाद बढ़ता देख कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन मारपीट कर रहे लोगों के सिर पर इस कदर खून सवार था कि वो मानने को राजी नहीं दिखे। पत्थरबाजी और मारपीट की इस घटना में दोनों तरफ से कई लोग घायल हो गए। बिहार के नवादा में चुनाव प्रचार के दौरान एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और एलजेपी के सत्ता में आने पर उनके खिलाफ जांच कर जेल भिजवाने का भरोसा दिया। हालांकि बीजेपी ने चिराग के सत्ता में आने के बयान पर ही सवाल उठा दिए। आज इस मंच से, अपने घर से आप लोगों को साक्षी मानकर मैं बोल रहा हूँ कि जितना भ्रष्टाचार 7 निश्चय में मुख्यमंत्री ने किया है, 7 जन्म में किसी ने नहीं किया होगा। और इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा। जिस दिन लोजपा समर्थक सरकार, अगली सरकार जैसे ही लोजपा की बनेगी, 7 निश्चय की जांच कराई जाएगी और जितने दोषी है उनको जेल भिजवाया जाएगा। लड़ते हैं बिहार को ये लोग, बर्बाद करने बैठे हैं ये लोग बिहार को। वो कहते क्या है, करते क्या है। देखिए, राघोपुर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सतीश यादव लड़ रहा है तेजस्वी यादव के मुकाबले में, तो वहाँ तो उन्होंने भाजपा के खिलाफ एलजेपी का उम्मीदवार दे दिया है और तेजस्वी यादव को जीत की शुभकामनाएं दे दी है। तो ये तो उनको क्लियर करना पड़ेगा ना, वो किसको शुभकामनाएं दे रहे हैं, किसके साथ हैं।
उनके भी ऐसे ही बयान है जैसे तेजस्वी यादव के हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं होने वाली है। 2/3 बहुमत से सरकार आएगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश कुमार पर तीखे हमले बोल ही रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी वो सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लेने से नहीं चूक रहे। चिराग पासवान ने एक ट्वीट के जरिए भी सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और कहा कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेकर इस बार साहब लालू प्रसाद यादव की शरण में ना चले जाएं। चिराग पासवान ने एक ट्वीट के जरिए सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पिछली बार आदरणीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और फिर उनको धोखा देकर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से रातों रात मुख्यमंत्री बन गए। इस बार कहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर फिर आदरणीय लालू प्रसाद जी के शरण में ना चले जाएं साहब। अमेरिका के मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन में इस साल की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। अचानक हुई बर्फबारी के साथ तेज हवाओं ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि मौसम की पहली बर्फबारी ही इतनी तेज हुई कि वहां का पारा कई डिग्री तक लुढ़क गया, जिस वजह से ठंड भी काफी बढ़ गई। बर्फबारी की वजह से विस्कॉन्सिन के कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। हालात ऐसे हो गए कि सड़कों पर दिन में दिखना तक मुश्किल हो गया। भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के बीच लोग अपनी गाड़ियों की लाइटें जलाकर किसी तरह अपनी मंजिल की ओर जाते नजर आए। वहां इतनी बर्फबारी हुई कि रास्तों पर और उनके किनारे कई इंच बर्फ जम गई। But it's still, I'm not ready for what's to come. ऐसी ही तस्वीर मिनेसोटा में भी नजर आई। वहां पर भी इतनी बर्फ गिरी कि इलाके से रंग तो जैसे गायब ही हो गए। हर चीज सफेद दिखाई देने लगी। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर इतनी फिसलन हो गई कि गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। कुछ गाड़ियां तो हाईवे पर हादसे का शिकार भी हो गई। मौसम के इस मिजाज से लोग हैरान नजर आए। I ain't never seen nothing like this. 4 or 5 cars just all at once go to piling up. I ain't never seen stuff like this. अमेरिका के मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में हालात अभी के मुकाबले और बिगड़ने की आशंका जताई गई। पूरी दुनिया में चल रहे कोरोना संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना की वैक्सीन तैयार होने का दावा किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच फाइनल प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन के तैयार होने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल तैयार है और जल्द ही आएगी। सीएम योगी ने अपनी रैली में राहुल गांधी पर निशाना साधा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर समेत 3 जगहों पर रैलियां की, जहां उन्होंने विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर पीएफआई से जुड़े लोगों से मिलने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के एक सुनामधन्य नेता, उनके पूर्व अध्यक्ष केरल में पीएफआई से जुड़े हुए लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। मुंबई में एक शिवसेना पार्षद की कोरोना से मौत के बाद 50 लाख के मुआवजे का ऐलान होने से विवाद हो गया। कोरोना संकट के बीच लगातार मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने भी सरकार से मदद की गुहार लगाई और कोरोना की वजह से मरने वाले डॉक्टरों को भी 50 लाख का मुआवजा देने की मांग की। एक ही सवाल पूछते हैं कि हमारे प्राइवेट डॉक्टर जो कोरोना से मृत्यु हुई है, उन्हें ये चीज का मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा है महाराष्ट्र सरकार से। दिल्ली सरकार ने केंद्र से कोरोना के मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी बंद नहीं करने की अपील की। साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया। इससे पहले खबर थी कि केंद्र सरकार कोरोना के इलाज के दिशा निर्देशों से प्लाज्मा थेरेपी हटाने पर विचार कर रही है। आईसीएमआर और एम्स मिलकर रिसर्च जो कर रहे थे उनसे हो नहीं पाई, क्योंकि इसके अंदर क्रेडिट दिल्ली सरकार को ना मिल जाए, इसलिए राजनीति का शिकार हो रहा है। बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। बिहार के मुंगेर में 28 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले के चरण के मतदान से पहले ही पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस को ये कामयाबी गंगा नदी में गश्त के दौरान मिली। इलाके में 2 संदिग्धों की जानकारी मिलने पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने अवैध हथियारों के कुछ पैकेट और बैग नदी में फेंक दिए। काफी देर की मशक्कत के बाद पुलिस ने ये पैकेट नदी से निकाले, जिनसे बड़ी संख्या में गोलियां, देसी कट्टा और राइफल की बट बरामद की गई है। इसके बाद पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके गिरोह का भंडाफोड़ करने की कोशिश में जुट गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त ये जो एरिया है, जो टापू बना है, ये भी काफ़ी बड़ा एरिया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इलाके की एसपी है वो लगातार जा रही हैं। मैसेज जो इनको वॉकी टॉकी पे दिया गया है, उस मैसेज को लेने के बाद ये बोट से उतरी और उसके बाद उस इलाके के तरफ, उस जगह की तरफ जा रही हैं जहाँ पर 2 लोगों को, जो दूसरी टीम थी पेट्रोलिंग कर रही थी, उसने 2 लोगों को जो अवैध हथियार के साथ पकड़ा है, वहाँ अब ये पहुँच रही हैं। देखते हैं कितने हथियार हैं और ये जो 2 लोग हैं उनसे जब पूछताछ करेंगी इलाके की एसपी, तो
क्या कहते हैं वो दोनों आरोपी फिलहाल जो है लगातार बढ़ रहे हैं। और ये जो इलाका है, एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। कुछ इधर देखिए पानी है, गंगा का पानी है ये, और ये जो बीच का इलाका है ये टापू बन गया है, लंबा काफ़ी बड़ा एरिया है ये। और यहीं से जो मैक्सिमम जो अवैध हथियारों की तस्करी होती है वो यहीं से होती, यही इलाके का इस्तेमाल होता है। और देखिए मैं आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से अभी जो ये पेट्रोलिंग टीम है वो, मैं बोलूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट अनिल से कि सावधानी से, कीचड़ है नीचे पानी, क्योंकि दिन में ऊपर आ जाता है, इस वजह से कीचड़ है। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में यहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिश हो रही है। ये पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा होंगे शायद। और जो है पुलिस की टीम जो है आजकल इसी तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग करती है। चुनाव का माहौल है और किसी भी तरीके से गड़बड़ी ना हो, इस वजह से लगातार जो है यहाँ देखिए ये पकड़ा गया है, ये पकड़ा गया है यहाँ पर। और एक पैकेट पकड़ा है पुलिस के जवानों ने, और उस यहाँ पर देखिए उस पैकेट को अभी खोला जा रहा है, क्या चेक किया जा रहा है कि इसके अंदर है क्या। लगातार जो है गश्त लगा रही हैं इस तरीके से जो लोकल पुलिस हैं कई बोटों में, क्योंकि 58 किलोमीटर का एरिया है और सभी एरिया को कवर करना है। नक्सल प्रभावी क्षेत्र भी है यहाँ पर। और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया उसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ जो हथियार थे यहाँ पर फेंक दिया है, और जो है पुलिस की टीम जो है उन हथियारों को ढूंढ रही है यहाँ पर गंगा के पानी में। यहाँ पर देखिए ये जो इलाका है मुंगेर का, ये काफ़ी अवैध हथियार के तस्करी के लिए जाना जाता है। यानी जब टीम पेट्रोलिंग कर रही थी उसी वक्त यहाँ पर ये मिला। किस तरीके से टेपिंग की गई है देखिए, ये खुल भी नहीं रहा है, और इसको खोलने की अब तैयारी हो रही है। खुल भी नहीं रहा है ये जल्दी, टेपिंग बहुत ही। हाँ मैम, बिकॉज ये जो पानी है तो हथियार फेंका है तो इसको भी फेंक सकते थे। वो देखिए उधर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये आरोपी है, इस शख्स को जो है इस शख्स को यहाँ पर अवैध हथियार की तस्करी के साथ यहाँ पर पकड़ा है लोकल पुलिस ने। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं उससे कुछ बैग भी बरामद किए गए हैं। जो जवान जो लगातार जो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे उन्होंने इस शख्स को यहाँ से हिरासत में लिया है। आप तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं वॉकी टॉकी में एक बैग मिला यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जब इस शख्स को पेट्रोलिंग टीम ने पकड़ा तो उसने इस पानी में जो है इस झोले को फेंक दिया, इस बैग को फेंक दिया। आप देखिए किस आमतौर पर जब दुकानों से हम सामान खरीदने जाते हैं तो इस तरीके का बैग मिलता है। तो इस तरीके से मैम पिछले दिनों में और भी इस तरीके से रिकवरी हुई है क्या? जी, अभी कल भी हमारे यहाँ 2 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। अभी हम लोगों ने करीब 10 हथियार कल भी पकड़े थे, परसों भी। एक तरीके से देखें तो जब से चुनाव MCC लगा है तब से अब तक मुंगेर पुलिस ये दूसरा आरोपी है मैम, ये दूसरा आरोपी है। 190 के आसपास हथियार पकड़ चुकी है और करीब 785 गोलियां पकड़ चुकी है, 26 डेटोनेटर्स पकड़ चुकी है। तो हम लोग जो है इसको एकदम पीसफुल तरीके से हो जाए चुनाव, हम लोग लगे हुए हैं और मैक्सिमम रिकवरीज करेंगे जिससे कि इलाके में शांति रहे। मैम तो इस तरीके से जो मैक्सिमम जो इस तरीके से रेड हो रही है रात में ही किया जा रहा है? ज़्यादातर रेड्स रात में ही होती हैं, बिकॉज जो भी अवैध कार्य होते हैं वो रात्रि में ही हो पाते हैं। बिकॉज देरा में अदरवाइज़ मान लीजिए और भी लोकल लोग रहते हैं तो छुप कर के ही रहते हैं ये लोग, क्योंकि इनएक्सेसिबल एरिया है तो यूजुअली ये लोग कोई छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे या फिर जो श्रब वगैरह रहता है तो उसमें ही ये लोग जो है। नवरात्र में प्याज के दाम 100 रुपए किलो के पार पहुंच गए। अमूमन इन दिनों में प्याज की खपत कम हो जाती है जिससे उसकी कीमत में इजाफे की गुंजाइश कम रह जाती है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र और कर्नाटक में बेमौसम बारिश होने की वजह से प्याज की ज्यादातर फसल बर्बाद हो गई और देश भर की सब्जी मंडियों में बिक रहे प्याज ने अपने बढ़े दामों की वजह से ग्राहकों को रोने पर मजबूर कर दिया। कुछ ऐसे ही हालात महाराष्ट्र में पुणे की एक मंडी में दिखे, जहां प्याज की कीमतों में उछाल से उनके खरीदारों में कमी देखी गई। तेल कम हो गया है, 120 रुपए किलो बोले तो लोग 3-4 किलो जो हमेशा कांदे लेते वो 1 किलो आधा किलो पे ही लेके जा रहे हैं। लोगों ने दावा किया कि प्याज के बढ़े दामों की वजह से उनके बजट पर काफी असर पड़ रहा है। तो लॉकडाउन की मार उसमें ये महंगाई। केरल में तिरुवनंतपुरम के एक थोक बाजार में भी सन्नाटा पसरा दिखा। वहां भी प्याज की कीमतों में जबरदस्त उछाल आने से दुकानों पर भीड़ नजर नहीं आई। चेन्नई में भी प्याज के बढ़े दामों ने ग्राहकों को चौंका दिया।
लोगों ने उन पर बोझ बढ़ने का हवाला देते हुए सरकार से इस ओर ध्यान देने की अपील की। Unexpected. Government has to take some steps to reduce the onion price. नवरात्र में प्याज के दाम बढ़ने की वजह से उसके कारोबारियों को भी दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार रफ्तार पकड़ चुका है। एक और एनडीए की ओर से आज पीएम मोदी बिहार में हुंकार भरने पहुंच रहे हैं, तो दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से पहली बार राहुल गांधी भी प्रचार का आगाज करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नवादा में होने वाली चुनावी रैली में एक मंच पर नजर आएंगे। इसके बाद राहुल गांधी भागलपुर में चुनावी रैली करेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पक्की नौकरी और बकाया वेतन की मांग करते हुए परिवहन विभाग के कई कर्मचारी सड़कों पर उतरे, जिन पर पुलिस ने सख्ती बरती। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से मौजूद पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। कर्मचारी नहीं माने तो पुलिस वालों ने उन पर रंगीन पानी की बौछार कर दी, जिससे भीड़ तितर-बितर हो गई। इससे पहले प्रदर्शन में शामिल लोग जुलूस की शक्ल में राजभवन की तरफ निकले और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। थोड़ी देर के हंगामे के बाद प्रदर्शनकारी राजभवन के सामने वाले पार्क में जमा हो गए और उन्होंने मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। मुंबई के एक शॉपिंग मॉल में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिससे मॉल के अंदर भगदड़ मच गई। हादसे के वक्त कई लोग वहां मौजूद थे जो इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। आग की वजह से धुआं तेजी से फैल चुका था। तुरंत ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची। आग को बुझाने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई। मॉल के आसपास सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। खबर है कि मोबाइल फोन की एक दुकान में आग लगी थी, जिसकी चपेट में कुछ और दुकानें भी आ गईं। हालांकि आग लगते ही मॉल के अंदर मौजूद सभी लोग बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। पश्चिम अफ्रीका के देश गिनी में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में 9 लोगों की मौत हुई। वहां शुरुआती नतीजों में राष्ट्रपति अल्फा कांडे को फिर बहुमत मिलने का ऐलान किया गया, लेकिन विपक्ष ने इसे नकार दिया, जिसके बाद राजधानी कोनाक्री में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर आगजनी की और जगह जगह सड़कें बंद कर दी। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश शुरू की। हालांकि हंगामा कर रहे लोग पीछे नहीं हटे और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। कई जगहों पर तो पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा। हालांकि बाद में वहां भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई, जिन्होंने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इससे पहले वहां के विपक्षी उम्मीदवार ने अपने समर्थकों से चुनावी नतीजों को न मानने की अपील की थी। उनकी इस अपील के बाद वहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें लोगों को कोरोना की फ्री वैक्सीन देने समेत कई वादे किए। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि पटना में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जो संकल्प पत्र जारी किया, उसमें बीजेपी के 11 वादों का जिक्र किया गया, जिनमें कोरोना वैक्सीन फ्री देने का संकल्प सबसे अहम है। संकल्प पत्र के एक और वादे ने भी सबका ध्यान खींचा और वो था 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा, जिसे तेजस्वी के 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे का जवाब माना जा रहा है। इसके अलावा यह भी वादा किया गया कि एनडीए की सरकार बनने पर 3 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। इस चुनाव में विपक्ष इस मुद्दे को भी उठा रहा है। बीजेपी ने किसानों को भी अपनी तरफ करने की कोशिश की और वादा किया कि उसकी सरकार बनने पर दलहन की फसलों यानी दालों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। हमें कॉन्फिडेंस है, हमें हमारे अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम डिलीवर कर पाएंगे, प्रॉमिस को फुलफिल कर पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को गुजरात में 3 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में 3 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, पर्यटन और किसानों से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में जिला प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बैलगाड़ियों पर रैली निकाली। ये रैली इलाके के कई गांवों से होकर गुजरी। इस दौरान उपचुनाव में लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। हम लोगों का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हो। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों ने पुलिस पर ग्रेनेड से हमला किया। हालांकि ग्रेनेड नहीं फटा, जिससे बड़ा हादसा टल गया, लेकिन हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। महाराष्ट्र के नासिक में गाड़ियों के एक शोरूम में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई गई, जो कुछ ही देर में पूरे शोरूम में फैल गई। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की 7 गाड़ियां वहां पहुंची और किसी तरह आग को बुझा दिया।
हैदराबाद में पुलिस ने आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 लाख से ज्यादा रुपए और मोबाइल फोन जब्त कर लिए। कोरोना के बीच वियतनाम में आई बाढ़ वहां जमकर तबाही मचा रही है। इस बाढ़ में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। मध्य वियतनाम में आई इस बाढ़ को वहां बीते कई साल में आई सबसे खतरनाक बाढ़ बताया गया, क्योंकि मध्य वियतनाम का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह इस बाढ़ की चपेट में आ चुका है। वहां से बाढ़ की जो डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, उनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आया। रिहायशी इलाके टापुओं में तब्दील हो गए। कई फीट पानी भरने से लोगों के मकान पानी में ही समा गए। कईयों की तो सिर्फ छतें ही नजर आईं। अस्पतालों तक में पानी भर गया। इस बाढ़ में हजारों लोग बेघर हो गए। जो बाढ़ में फंसे रह गए वो भी खाने पीने और रहने की दिक्कतों से जूझते दिखाई दिए। बाढ़ में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। सड़कें नदियों में बदल गईं। लोग नावों के जरिए आते जाते दिखाई दिए। बारिश और बाढ़ के साथ वहां जमीन खिसकने से भी भारी तबाही हुई। रास्ते बंद होने से कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह कट गया। लखनऊ में पुलिस के 2 सिपाहियों ने मोटरसाइकिल से भाग रहे एक बदमाश को पकड़ने में बहादुरी दिखाई। बताया गया कि पकड़ा गया बदमाश चोरी करके भागने की फिराक में था, लेकिन दोनों सिपाहियों ने उस बदमाश पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की और घसीटे जाने के बावजूद उसे पकड़ लिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि थोड़ी ही दूर जाने पर वो बदमाश मोटरसाइकिल समेत जमीन पर गिर गया। चूंकि सिपाहियों ने उसे पकड़ रखा था, इसलिए वो भी उसके साथ ही नीचे गिर गए। हालांकि नीचे गिरने के बावजूद दोनों ने मिलकर किसी तरह बदमाश को भागने नहीं दिया। इतनी देर में पुलिस की गाड़ी भी वहां पहुंच गई, जिसके बाद दूसरे जवानों ने मिलकर उस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की नकल उतारते हुए उन पर तंज कसा। सिंधिया ने पोहरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उनका एक अलग ही अंदाज नजर आया। भाषण की शुरुआत में ही उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को निशाने पर लिया और उनकी नकल उतारनी शुरू कर दी। किसी किसान को खड़ा कर दो, किसी आदिवासी को खड़ा कर दो, अभिनेत्री। अपने नेता के भाषण के इस चुटीले अंदाज को देख और सुनकर चुनावी सभा में मौजूद लोग भी काफी खुश हुए। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था FATF आज पाकिस्तान पर अपना फैसला सुना सकता है। FATF आज ये फैसला सुनाएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहेगा या नहीं। इससे पहले FATF की बैठक में टेरर फंडिंग मामले में पाकिस्तान की कार्रवाई की समीक्षा की गई। हालांकि इस मामले में पाकिस्तान को राहत मिलने के आसार कम ही हैं और उस पर FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने का भी खतरा है। पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था और उसे 27 बिंदुओं पर कार्रवाई करने को कहा गया था, लेकिन पाकिस्तान ने 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का भी आरोप है। कहा जा रहा है कि आतंक के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए जाने से FATF पाकिस्तान से खफा है और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए इस बार भी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की उम्मीद कम है। Pakistan has addressed only 21 action items so far out of the total 27 action items given to them under their action plan. 6 important action items are yet to be addressed. As is well known, Pakistan continues to provide safe havens to terrorist entities and individuals, and it has also not taken any action against several terrorist entities and individuals, including those who have been proscribed by the UNSC, such as Masood Azhar, Dawood Ibrahim and Zakirur Rahman Lakhvi. नाइजीरिया में पुलिस के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच भीड़ ने एक टीवी स्टेशन को फूंक दिया। प्रदर्शनों के दौरान वहां 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और विरोध की आग नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर लागोस भी पहुंच गई, जहां गुस्साई भीड़ ने एक टीवी स्टेशन में आग लगा दी। लागोस से सामने आई कुछ तस्वीरों में टीवी स्टेशन की छत से आग की भीषण लपटें और धुआं उठता नजर आया। हादसे के बाद टीवी स्टेशन के बाहर काफी भीड़ भी दिखाई दी। इस घटना के एक और वीडियो में इमारत से उठती लपटें और धुआं कई फीट ऊपर तक जाता दिखा। इस आग की चपेट में वहां मौजूद कई गाड़ियां भी आ गईं और हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। बताया गया कि इस टीवी स्टेशन का संबंध मौजूदा सरकार के किसी बड़े नेता से है और इसी वजह से प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने इसे निशाना बनाया। LAC पर चल रहे तनाव के बीच फिर से एक मिसाइल का सफल परीक्षण कर भारत ने चीन की चिंता बढ़ा दी। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि राजस्थान के पोखरण में दुश्मनों के टैंकों को तबाह करने वाली नाग मिसाइल का परीक्षण कामयाब रहा और सेना में शामिल किए जाने से पहले ये उस मिसाइल का आखिरी परीक्षण था जिसमें उसने अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर दिया।
इस एंटी टैंक मिसाइल को सेना के लिए हथियार बनाने वाले संगठन DRDO ने तैयार किया और भारतीय सेना में इसके शामिल होने से फौज की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बीजेपी नेता इमरती देवी पर दिए विवादास्पद बयान पर घमासान थमता नहीं दिख रहा। मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार और शिवराज सरकार में मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने कमलनाथ पर विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने चुनावी मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में कमलनाथ पर यह बयान दिया। कांग्रेस ने गिरिराज दंडोतिया के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वो जो नारी शक्ति मातृशक्ति के खिलाफ जिस तरह का उन्होंने बयान बोले हैं वो यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी। आपने कहा गर्दन काट ली जाएगी। गर्दन जब माँ बहनों के बारे में इस तरह की बात की जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। ये लोकतंत्र की विडंबना है कि गिरिराज दंडोतिया जैसे नादान विधायक को, नादान व्यक्ति को विधायक का अवसर मिल गया और राज्य मंत्री बना दिया भाजपा सरकार ने, और उनकी तो छवि गुंडा की है ना, तो वो जो उनका जो क्रियाकलाप है वो दिखाई दे गया। चुनाव के शोर के बीच बिहार के सासाराम विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग खनन रोकने वाले कानून पर नीतीश सरकार को घेरने में लगे। खनन के जरिए कुछ साल पहले तक करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलता था, लेकिन पहाड़ों को बचाने के लिए खनन पर रोक लगा दी गई। करवंदिया पहाड़ पर अवैध खनन रोकने के लिए बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान दिन रात तैनात रहते हैं। चुनाव ड्यूटी के अलावा पहाड़ की ड्यूटी भी जवान करते हैं। ये जो जवान आपको दिख रहे हैं ये इस वक्त पहाड़ ड्यूटी में लगे हैं। इनकी ड्यूटी चुनाव में नहीं लगी है। एक तरफ चुनाव ड्यूटी में तमाम लोग लगे हुए हैं, लेकिन इनकी ड्यूटी सिर्फ पहाड़ की सुरक्षा में है। आसपास के कई गांवों के लोगों को पत्थर उद्योग से रोजगार मिलता था, जो बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे लोग अपना गुस्सा पहाड़ों की ड्यूटी पर लगे जवानों पर निकालते हैं। वो लोग सोचता कि इसी लोग ने बंद किया है, इसी पानी उन्हें नहीं दे पाते हैं। थोड़ा सा भी समय मिलता है तो स्थानीय लोग यहाँ आकर के तोड़ने फोड़ने लगते हैं। चुनाव के वक्त लोगों की मांग है कि या तो खनन शुरू किया जाए या इलाके में फैक्ट्रियां लगाई जाएं ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। खनन हम लोग को चालू कर दिया जाए, हम लोग खुश रहेंगे। हम लोग कोई रोजगार है ये नहीं है। हम लोग यहाँ का आदमी हो के हम लोग बेरोजगार से दूसरे जगह कमाने जा रहे, जो हमारा खुद घर में कमाने का साधन। आसपास के लोगों का मानना है कि खनन पर रोक लगने के बाद अवैध खनन बढ़ा है और लोगों से रोजगार छिना है। जम्मू कश्मीर के बालामुरा में 2 आतंकवादियों ने सरेंडर किया है। सुरक्षा बल ने सोपोर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों आतंकियों को घेर लिया और उसके बाद सरेंडर करवाने के लिए परिवार को बुलाया। परिवार के आने के बाद दोनों आतंकियों ने सरेंडर कर दिया। भावुक परिवार ने मुठभेड़ में आतंकियों को न मारने के लिए सुरक्षा बल का शुक्रिया अदा किया। पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा उत्सव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत कर दी। बंगाल की राजनीति में दुर्गा पूजा पिछले कुछ साल में बेहद अहम रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए और बंगाल बीजेपी के तमाम बड़े नेता जोश में दिखे। सांसद लॉकेट चटर्जी ने खुद ही ढोल बजाना शुरू कर दिया। कार्यक्रम केवल एक नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के कई बड़े शहरों में एक साथ हुआ और हर शहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ दिया गया। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बांग्ला में देवी का भजन गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। आकाशो आलो सबारे कबे बासिबो भालो। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बंगाल की धरती से उठकर देश का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को याद किया और लोगों से दुर्गा पूजा के दौरान कोरोना के नियमों का ध्यान रखने की अपील की। मां दुर्गा के पूजा के साथ ही आप 2 गज की दूरी, मास्क पहनने और अन्य नियमों का पालन भी पूरी निष्ठा से करें। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त ही बाकी है। यूरोपीय देश सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में कुछ चरमपंथी संगठनों ने उस सांस्कृतिक कार्यक्रम का विरोध किया जिसमें पड़ोसी देश कोसोवो से आए कलाकार शामिल थे। बताया गया कि हर साल होने वाले इस कार्यक्रम का आयोजन सर्बिया और कोसोवो के कुछ संगठन मिलकर कर सकते हैं, जिसके विरोध में इस बार सर्बिया के कुछ चरमपंथी संगठन उतर आए। उन्होंने उस हॉल के बाहर पहुंचकर अपना विरोध जताया जहां इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में उनके देश का झंडा भी दिखाई दिया। हालांकि वो आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वहां पहले से मौजूद पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी दूसरे इलाके में पहुंच गए जहां उन्होंने आगजनी कर अपना विरोध जताया। बताया गया कि चरमपंथी संगठनों ने कोसोवा से आए कलाकारों को जान से मारने की धमकी भी दी।
जापान की राजधानी टोक्यो में एक अम्यूजमेंट पार्क ने कोरोना काल में लोगों को लुभाने और कमाई करने के लिए बिल्कुल हट के तरीका अपनाया। वैसे तो लोग अम्यूजमेंट पार्क में घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन मंदी के इस दौर में अम्यूजमेंट पार्क ने घरों से काम करने वाले लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, यानी लोग वहां बैठकर दफ्तर का काम कर सकते हैं। ऐसे में अम्यूजमेंट पार्क वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों का नया ठिकाना बन गया और जहां झूलों पर मस्ती होती थी वहां लोग लैपटॉप खोले दिखे। सामने आई तस्वीरों में एक आदमी तो फेरिस व्हील पर बैठकर काम करता नजर आया। झूले पर मुफ्त वाईफाई का इस्तेमाल कर वो दूसरे कर्मचारियों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करता दिखा। वहीं कुछ लोगों ने दफ्तर का काम निपटाने के लिए स्विमिंग पूल का किनारा पकड़ लिया। वो लेटे लेटे आराम से काम करते दिखे। इससे हुआ ये कि खाली पड़े अम्यूजमेंट पार्क को ग्राहक नसीब हो गए और घर से काम करने वालों का मूड भी ताजा हो गया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 आतंकियों ने सरेंडर कर दिया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 आतंकियों ने सुरक्षा बल के सामने सरेंडर कर दिया। दावा है कि ये दोनों कुछ ही दिन पहले एक आतंकी संगठन से जुड़े थे, लेकिन जब सुरक्षा बल के जवानों को इनकी जानकारी मिली तो उन्हें घेर लिया गया, जिसके बाद इन दोनों आतंकियों को सरेंडर करने को कहा गया, जिस पर वो राजी हो गए। हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, हद से भी ज्यादा खुश हैं। हम इनका शुक्रगुजार हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के दौरान कोरोना रोकने के नियम तोड़ने पर हाईकोर्ट सख्त हो गई। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 9 जिलों के कलेक्टर से चुनावी सभा की मंजूरी देने का अधिकार छीन लिया। साथ ही राजनीतिक दलों से सिर्फ उन्हीं जगहों पर रैली करने को कहा गया जहां वर्चुअल रैली नहीं की जा सकती। बीजेपी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो नेतृत्व है वो सर्वोच्च न्यायालय में हमने इसको लेकर के अपील की है। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए चलाए जा रहे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान में कई विधायक और दिल्ली सरकार के मंत्री भी जुड़ गए। ये सभी रेड लाइट पर खड़ी गाड़ियों के पास गए और लोगों को गुलाब का फूल देकर गाड़ी बंद करने की अपील की। 26 तारीख से दशहरे के बाद 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में ये जागरूकता अभियान तेज किया जाएगा। तो जहां तक लोगों का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है। बिहार के मुंगेर में नेशनल हाईवे नंबर 80 पर बना एक पुल धंस गया, जिसके बाद प्रशासन ने इस पुल से जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी। इस पुल के बंद होने से अब लोगों को भागलपुर जाने के लिए 50 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। 15 वर्ष किया आज का गरीबों को उद्धार करेंगे, ये करेंगे। अमेरिका के कोलोराडो में जंगल में भीषण आग लग जाने के बाद आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया। खबर है कि ये आग हजारों एकड़ में फैल चुकी है, जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए। आग की लपटें कई फीट ऊपर तक उठती हुई नजर आईं और उसके धुएं के गुबार से पूरा आसमान ढक गया। लपटों और धुओं के गुबार की वजह से वहां दिन में ही अंधेरा छा गया। खबर है कि प्रशासन ने आनन फानन में आसपास के इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया। इसके अलावा आग को बुझाने के लिए दमकल की सैकड़ों गाड़ियां भी बुलाई गईं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक ट्रक ने 2 लड़कों को टक्कर मार दी। हादसे से ठीक पहले वो ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था और उसी बीच दोनों लड़कों ने सड़क को पार करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो ट्रक के आगे पहुंचे तो ट्रक चल पड़ा और दोनों लड़के उससे टकरा गए। ट्रक से टक्कर लगते ही एक लड़का तुरंत भागकर किनारे चला गया, लेकिन दूसरा लड़का अपनी साइकिल समेत ट्रक के नीचे चला गया। टक्कर लगते ही ट्रक के ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाई और उसका क्लीनर ट्रक से नीचे उतर गया। लेकिन तभी जो लड़का ट्रक के नीचे गिरा था वो तेजी से सरकते हुए वहां से बाहर आ गया। ट्रक से टकराने के बाद वो उसके टायर की चपेट में नहीं आया और खाली जगह पर फंस गया, जिससे उसकी जान बच गई। केंद्र सरकार ने भारत के नक्शे में लेह की लोकेशन गलत दिखाने पर ट्विटर के सीईओ को कड़ी चेतावनी दी। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि ट्विटर ने भारत का एक नक्शा दिखाया था, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह को भारत में न दिखाकर चीन में दिखा दिया गया। इसी बात पर कड़ा ऐतराज जताते हुए केंद्र सरकार ने ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में भारत के नागरिकों की भावनाओं का सम्मान करने की नसीहत दी। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि भारत की संप्रभुता से किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एमपी के मंदसौर की सुवासरा विधानसभा सीट को जीतने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रचार का अनोखा तरीका निकाला। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राकेश पाटीदार का मुकाबला बीजेपी के हरदीप सिंह डंग से है। बीते 2 बार से सुवासरा सीट से बीजेपी नेता हरदीप सिंह ही जीतते आ रहे हैं, जिन्हें इस बार के उपचुनाव में मात देने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर राज्य की शिवराज सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंजीरे और ढोलक बजाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और बीजेपी पर आरोप लगाया कि राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की गई। चीन से जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हो गया। समंदर में दुश्मन की पनडुब्बियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाले आईएनएस कवरत्ती युद्धपोत को विशाखापट्टनम के नेवल डॉकयार्ड में नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया।
और इसके लिए सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे वहां पहुंचे, जिनकी मौजूदगी में पूरे सैन्य सम्मान के साथ देश में बने INS कवरत्ती युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया गया। आधुनिक हथियारों और कई सेंसर से लैस INS कवरत्ती दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उसका पीछा करने में सक्षम माना जा रहा है। करीब 8 सालों में बनकर तैयार हुआ यह युद्धपोत लंबी दूरी के अभियानों के लिए बेहतरीन मजबूती भी रखता है और रडार की पकड़ में भी नहीं आता है। पटना में कांग्रेस मुख्यालय पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की। जिस समय ये छापेमारी हुई वहां कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद थे। बताया गया कि छापेमारी के दौरान कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी एक गाड़ी से करीब 8 लाख रुपए बरामद हुए, जिसके बाद एक शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में ले भी लिया गया। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बिहार कांग्रेस के कुछ नेता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर हैं। पिछले कुछ दिनों में हुए संदिग्ध लेन देन के सिलसिले में इन नेताओं से पूछताछ हो सकती है। हालांकि कांग्रेस ने इन छापों के लिए बीजेपी की हार की बौखलाहट करार दिए और इसे राहुल गांधी की रैली से पहले परेशान करने की कोशिश बताया। इनकम टैक्स की टीम सदाकत आश्रम पहुंची है। देखिए, इनकम टैक्स की यहाँ पर गाड़ियां हैं और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। लिखा पढ़ी का जो काम होता है वो ये लोग कर रहे हैं। सर, आप लोग कहाँ से हैं और क्या चल रहा है? तो हम लोग को लेने दीजिए, फिर हम लोग बाद में बताएंगे। क्या है कि मतलब आप लोगों ने छापेमारी की है क्या सदाकत आश्रम? नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी, बस हम लोग को लेने दीजिए, फिर बाद में आप लोग। कुछ छापेमारी की सूचना मिली थी कि पैसा या कुछ मिला है? आप लोगों ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की? वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू से एनीथिंग। देखिए, जो अभी यहाँ पर टीम मौजूद हैं उनके सदस्य अभी बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये सदाकत आश्रम के इस वक्त हम बाहर खड़े हैं। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, जो जांच करता है जो इनकम टैक्स के, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ये टीम है पूरी सदाकत आश्रम के बाहर की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और भी यहाँ पर हमने कोशिश की जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की, लेकिन वो कुछ बताने में असहज हैं। और भी लोग यहाँ पर हैं, इन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या चल रहा है यहाँ पर? नो स्टेटमेंट। छापे इन्वेस्टिगेशन है, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं रिलीज करेंगे। थैंक यू। सदाकत आश्रम में छापेमारी भी हुई है, कुछ कहेंगे? नथिंग। तो जो अधिकारी हैं इनकम टैक्स के, वो अभी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि अभी जांच जारी है और बीच में वो कुछ भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो तस्वीर है वो तस्वीर बहुत कुछ कहती है। इनकम टैक्स की टीम सदाकत आश्रम पहुंची है और हमारे साथ शक्ति सिंह गोहिल बिहार प्रभारी मौजूद हैं। सर, क्या चल रहा है? इनकम टैक्स की टीम यहाँ आ जाती है। देखिए, ये खुशी की बात है। ये साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन जीत रहा है। तो बौखलाहट में कल राहुल गांधी जी की रैली है, ध्यान दूसरी ओर आकर्षित करने के लिए, और यही करते हैं। मेरे वहां से ना एक कुटी कौड़ी मिली है और ना हम ये काम करते हैं। 20 लाख हमने RTGS वाइट का दिया है, 30 लाख की लिमिट है। अगर मुझे 8 लाख और देना होता तो मैं वाइट दे सकता हूं, मुझे किसी को क्या देने की ज़रूरत है? काला धन तो भाजपा के पास है। ये भाजपा के विधायक के, रक्सौल के भाजपा के कैंडिडेट के भाई के घर से 20 किलो 576 ग्राम, आप नोट कीजिए, सोने के बिस्किट मिले हैं, 2.5 किलो चांदी मिली है। और फिर भी वहाँ इनकम टैक्स नहीं गया, वहाँ ईडी नहीं गई है। और मुझे सवाल करते हैं, मैं सहयोग करूँगा। मेरे प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। हम कल राहुल गांधी जी की रैली है, हमने कहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, आप जो भी मांगना चाहते हो दो, हम सहयोग करेंगे, जांच एजेंसी को सहयोग करेंगे। बिहार की सीवान सदर सीट पर इस बार 2 समधियों के बीच दिलचस्प मुकाबले की वोटरों में खूब चर्चा हो रही है। आरजेडी ने इस सीट से 5 बार के विधायक और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने उनके समधी ओम प्रकाश यादव को मैदान में उतारा, जिसकी वजह से सीवान सदर सीट की चुनावी लड़ाई ने सबका ध्यान खींचा। बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव छोटी छोटी जनसभाएं करके लोगों से वोट मांगते दिखे। वो सीवान से 2 बार सांसद रह चुके हैं।
2009 में तो उन्होंने वहां से बाहुबली नेता शाहबुद्दीन की पत्नी को मात दी थी। यही वजह रही कि बीजेपी ने इस बार उन्हें सीवान सदर से विधायक बनने का मौका दिया, लेकिन उनके समधी अवध बिहारी चौधरी ने आरजेडी से उनके खिलाफ मैदान में उतरकर उनकी चुनौती बढ़ा दी, जिसकी वजह से वो अपने रिश्तेदार पर हमला करने से पीछे नहीं हटे। देखा है कि जनसभाओं में आप कहीं कहीं आपको सफाई भी देनी पड़ रही है कि हमारे समधी जी हैं, लेकिन हमारे समधी जी हैं लेकिन गलत पार्टी में चले गए हैं। कुछ ऐसे ही तेवर आरजेडी प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी के भी दिखे। वो जानते हैं कि इस बार उनके और उनके समधी के बीच कांटे की टक्कर है, इसीलिए वो दिन और रात की परवाह किए बिना प्रचार में जुटे दिखे। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रत्याशी ओम प्रकाश यादव से रिश्तेदारी होने से जुड़े सवाल का उन्होंने बड़ा ही रूखा जवाब दिया। चुनाव में एक दूसरे के आप आमने सामने हैं और जबकि रिलेशनशिप और रिश्तेदारी आड़े नहीं आ रही है इसमें। वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। ओम प्रकाश यादव की बेटी की शादी अवध बिहारी चौधरी के भतीजे से हुई है। ऐसे में दोनों रिश्ते में समधी हैं। नवरात्र में आलू महंगा होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। गुजरात के बनासकांठा में आलू की खेती करने वाले किसान दाम बढ़ने से काफी खुश हैं। वहां थोक में आलू का दाम 40 रुपए किलो तक पहुंच गया है। हालांकि दूसरी तरफ नवरात्र के दिनों में आलू के दाम बढ़ने से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 4-5 साल से जो आलू में मंदी थी, उसके हिसाब से ये रेट अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार से बिहार में अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान पीएम गया और भागलपुर समेत 3 जगहों पर जनसभाएं करेंगे। इन रैलियों से पहले भागलपुर में सुरक्षा बल के जवानों ने फ्लैग मार्च भी किया। सबसे खास बात यह है कि किसी भी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की पहली संयुक्त रैली है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हिल काउंसिल के चुनाव के लिए मतदान हुआ। वहां के सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने भी इसमें हिस्सा लिया। मतदान के लिए वो एक दिन पहले ही अपने गांव पहुंच गए थे। यहाँ सब कुछ अच्छी तरह चल रहा है। इस बार इलेक्शन बहुत ही पीसफुल हार्मोनियल वे पे रहा। बंगाल की खाड़ी में मौसम बिगड़ने की संभावना के बाद कोस्ट गार्ड ने मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की। उन्हें अगले 1-2 दिनों तक समंदर में नहीं उतरने को कहा गया। कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी एक बार में सिर्फ 45 लोगों को ही पंडाल में जाने की इजाजत दी है, जिससे लोगों को कोरोना की चपेट में आने से बचाया जा सके। यही वजह रही कि शहर के अलग अलग इलाकों में बने दुर्गा पंडालों में दर्शन के लिए आने वाले लोगों को इस जानलेवा वायरस से बचाने के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए। सैनिटाइजेशन गेट से होते हुए सबसे पहले पंडालों में घुसने के साथ ही ये बिना हाथ लगाए हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। इन सब के अलावा पंडाल के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हरे रंग की मैट भी रखी दिखाई दी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वहां आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। दिन के वक्त पंडाल में लोगों की भीड़ तो नहीं दिखी, लेकिन आयोजकों ने बताया कि शाम होते ही वहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंचने लगते हैं। होता है, भीड़ होता है शाम के समय, शाम के सारा रात आदमी आता है। पंडाल के गेट पर एक मशीन भी लगी नजर आई, जिसके सामने खड़े होकर लोग अपने शरीर के तापमान की जांच करते दिखे। तमिलनाडु के तुत्तुकुडी में डीएमके और एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि दोनों पार्टियों के कई कार्यकर्ता एक ही चौराहे पर झंडा फहराने के लिए पहुंच गए, जिससे वहां के हालात बिगड़ गए। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने दोनों दलों के लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा नहीं थमा। इसके बाद एआईएडीएमके के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले वहां सब कुछ सामान्य था। तय कार्यक्रम के तहत पुलिस की मौजूदगी में डीएमके समर्थकों ने वहां के एक चौराहे पर पार्टी का झंडा फहराया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एआईएडीएमके के लोग भी उसी जगह जमा होकर पार्टी का झंडा फहराने की मांग पर अड़ गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और बीच सड़क पर बैठकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। एआईएडीएमके के कुछ कार्यकर्ता तो पुलिस से उलझ भी गए। वहां यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा, जिसके बाद एआईएडीएमके के समर्थकों को भी उसी चौराहे पर झंडा फहराने की इजाजत मिल गई। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में दमकल विभाग ने आग बुझाने के लिए एक रोबोट उतार दिया। दावा है कि अमेरिका का पहला आग बुझाने वाला रोबोट है, जो जंग के मैदान में लड़ने वाले किसी टैंक जैसा नजर आया। दमकल कर्मी ने दूर से ही रिमोट पर कमांड दी और उस रोबोट ने एक इशारे पर हवा में कई फीट ऊपर पानी की बौछार शुरू कर दी। बताया गया कि रोबोट 1 मिनट में 9,500 लीटर पानी स्प्रे कर सकता है, जो कि फायर इंजन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। वो एक बार ईंधन भराने पर लगातार 20 घंटे तक काम कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आग लगने की सूरत में रोबोट भारी से भारी मलबे को चुटकी बजाते ही रास्ते से साफ भी कर सकता है। सामने आए वीडियो में वो एक गाड़ी को हटाता दिखा और तो और लोहे के सामान से भरे उबड़ खाबड़ रास्ते पर वो आराम से दौड़ता हुआ भी नजर आया। रोबोट में कैमरा भी लगा है, जिससे वो इमारत में लगी आग का पूरा वीडियो दिखा सकता है। दावा है कि रोबोट आग में फंसे लोगों को बचाने में भी काफी मददगार साबित हो सकता है।
कोरोना संकट के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हुई कुछ लड़कियों की मदद एक 8 साल के बच्चे ने की। 12वीं के लिए सीबीएसई रजिस्ट्रेशन की फीस भरने में नाकाम छात्राओं की मदद के लिए 8 साल के बच्चे ने एक अभियान शुरू किया, जिसके साथ धीरे धीरे इतने लोग जुड़े कि एक छोटे से बच्चे ने 100 छात्राओं की फीस खुद ही भर दी। 12वीं की छात्राओं का भविष्य खतरे में था और ऐसे समय में बड़ी जिम्मेदारी उठाई नन्हे अधिराज ने, जिसने अपनी सेविंग तो दी ही, वहीं अब तक 2 लाख रुपए भी 12वीं की इन छात्राओं के लिए इकट्ठा कर चुका है। 8 साल के अधिराज को परेशानी का एहसास तब हुआ जब उसने अपनी मां को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना। एक बार मम्मा फोन पे बात कर रही थी और फिर उसके बाद वो परेशान सी लगी, तो फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि बच्चे फीस नहीं दे पा रहे। अधिराज ने अपना पिगी बैंक तोड़कर 12,000 रुपए की मदद की पेशकश की, जो 5 बच्चियों की फीस भरने के लिए काफी थे। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। इसके बाद तो पूरा परिवार अधिराज की कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने में जुट गया। हमारे फ्रेंड सर्कल में भी वो सब एग्री हो गए, हम हेल्प करेंगे। तो बच्चों इस तरह करते एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है अप्रॉक्स 2 लाख के करीब हो गया। ये बच्चियां सर्वोदय कन्या विद्यालय की हैं। सर्वोदय स्कूल की ज्यादातर बच्चियों के परिवारों पर कोरोना की मार पड़ी थी। फीस देने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मेरे डैडी की तो एक्चुअली जॉब छूट गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर मतलब हमारी हेल्प हुई तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हमारे पास वर्ड्स भी नहीं है उनको बोलने के लिए। अधिराज की इस कोशिश से करीब 100 छात्राओं की फीस भरने लायक पैसे इकट्ठे हो गए। पटना में कांग्रेस दफ्तर पर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। पटना में कांग्रेस दफ्तर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की। जिस समय ये छापेमारी हुई वहां कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस ने इन छापों के बाद सरकार पर ही सवाल उठा दिए। दिल्ली के द्वारका इलाके में कुछ बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। दावा है कि इन बदमाशों ने जब गोली चलाई तो प्रॉपर्टी डीलर भागने लगा, लेकिन बदमाश बेखौफ होकर पीछे पीछे भागते रहे और गोली चलाते रहे। इस मामले में आपसी रंजिश की भी आशंका जताई गई, क्योंकि मारा गया प्रॉपर्टी डीलर एक मामले में गवाह भी था। चीन जासूसी मामले में दिल्ली में गिरफ्तार आरोपी पत्रकार के परिवार पर इसी मामले के मुख्य गवाह को धमकी देने का आरोप लगा। दावा है कि स्पेशल सेल ने इस गवाह की मौजूदगी में आरोपी पत्रकार के एक मकान में छापेमारी की थी। ये शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले को भी स्पेशल सेल को ट्रांसफर कर दिया। पंजाब में कुछ किसान संगठनों ने 28 दिन बाद मालगाड़ियों को आने जाने की छूट दे दी। हालांकि रेलगाड़ियों पर रोक जारी रहेगी। ये किसान कृषि कानूनों के विरोध में पूरे राज्य में रेल रोको आंदोलन कर रहे थे, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में रेलगाड़ियों की आवाजाही ठप थी। यही नहीं, इससे पूरा प्रदेश बिजली पैदा करने के लिए कोयले समेत दूसरी जरूरी चीजों की किल्लत से जूझ रहा था। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलजेपी के साथ मिलकर जेडीयू को हराने के दावों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने साफ किया कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ है। लेकिन चिराग को लेकर आरोप लग रहा है कि बीजेपी और चिराग की मिली भगत है कि वो जेडीयू को हराना चाहते हैं। ये बहुत ही बेबुनियाद और निराधार आरोप है कि हम देश की जनता को धोखे में रखकर कभी राजनीति न हम लोगों ने की है और न भविष्य में इस प्रकार की हम राजनीति करेंगे। संबंधों का भी यहाँ तक सवाल है, गठबंधन का भी यहाँ तक सवाल है, उसमें भी पूरी तरह से ईमानदारी हम बरतते हैं। भारत भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू का गठबंधन था, है और रहेगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से चल रहे तनाव पर भी चर्चा की। उन्होंने हर कीमत पर सीमा की रक्षा करने की बात एक बार फिर से दोहराई। चीन कह रहा है कि भारत हमलावर है, भारत को पीछे हटना। बातचीत का सिलसिला चल रहा है। इतनी बात हम विश्वास के साथ इस समय हम कह देते हैं कि भारत की भूमि पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार किसी भी सूरत में 1 इंच भी जमीन पर किसी को कब्जा करने की इजाजत नहीं देगी। उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दिल्ली के विकासपुरी इलाके में स्कूटर पर चलता फिरता ढाबा चलाने वाले बलबीर सिंह खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। वो गुरुग्राम के एक होटल में गाड़ी चलाते थे, लेकिन कोरोना संकट के दौरान उनकी नौकरी चली गई। लेकिन वो हताश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। कुछ दिनों तक तो वो घर पर बैठे रहे, लेकिन जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो बलबीर ने अपने स्कूटर पर ही एक चलता फिरता ढाबा खोल दिया। विकासपुरी की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर आप स्कूटर पर एक ढाबे को देखेंगे, यानी कि स्कूटर पर ही पूरे का पूरा ढाबा तैयार कर दिया है। बलबीर ने इस चलते फिरते ढाबे की शुरुआत 20 लोगों के लिए खाना बनाने से की थी। थोड़े ही दिनों में ग्राहक बढ़ने लगे और अब आलम यह है कि उनका पूरा खाना थोड़ी ही देर में खत्म हो जाता है। खाने की कीमत भी बलबीर ने 20 रुपए से 50 रुपए तक रखी है, ताकि कम पैसे वाले भी पेट भर सकें। खुद ही बनाता हूँ, खुद ही बेचता हूँ और ना किसी को किराया देना ना कुछ है।
और 2-3 घंटे के लिए आते हैं। सोशल मीडिया पर भी स्कूटर पर इस चलते फिरते ढाबे की चर्चा है। इसी वजह से सड़क किनारे लगने वाले इस ढाबे पर दूसरे इलाकों से भी लोग खाना खाने पहुंचते हैं। खाना पे टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो ऐसा सुन के मैंने आया है यहाँ पे। वो तक जब भी इधर से गुजरता मैं इनका खाना खा के जाता हूँ। आपदा की इस घड़ी में बलबीर ने न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि अपने एक बेरोजगार दोस्त को भी इस छोटे से ढाबे पर काम दे दिया। अमेरिकी चुनाव के लिए जारी प्रचार के बीच पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फिलाडेल्फिया में ड्राइव इन रैली की। चुनाव अभियान के दौरान ये बराक ओबामा की पहली रैली थी, जिसके लिए वहां खास इंतजाम किए गए थे। एक बड़े मैदान में गाड़ियों को एक दूसरे से तय दूरी पर खड़ा किया गया और रैली में आए लोगों ने अपनी गाड़ियों में बैठकर ही ओबामा को सुना। इस दौरान ओबामा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जमकर निशाना साधा और उन पर कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। रैली के दौरान उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को जिताने की अपील की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आतंकी हमले में मारे गए टीचर को श्रद्धांजलि देते हुए आतंकवाद के सामने न झुकने का ऐलान किया। इतिहास के टीचर रहे सैमुअल पैटी की पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाने की वजह से गला काटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अंतिम संस्कार से पहले उनको श्रद्धांजलि दी। पेरिस में मारे गए टीचर सैमुअल पैटी की याद में एक सरकारी कार्यक्रम रखा गया था, जहां उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। इस दौरान उनके ताबूत को राजकीय सम्मान के साथ वहां लाया गया। कुछ देर बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी वहां पहुंचे और मारे गए टीचर को याद किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के सामने न झुकने का ऐलान किया। Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. बाद में सभी ने मौन रखकर सैमुअल पैटी को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद उनके ताबूत को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। केंद्र सरकार ने शर्तों के साथ विदेशी नागरिकों के भारत में आने पर लगी रोक को हटा लिया। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि गृह मंत्रालय ने इससे जुड़ा एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक विदेशी नागरिक हवाई मार्ग या जल मार्ग के जरिए भारत आ सकते हैं। यही छूट OCI PIO कार्ड धारकों के लिए भी होगी। ये कार्ड भारतीय मूल के विदेशियों और विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जारी किए जाते हैं। नए निर्देशों के तहत टूरिस्ट वीजा, मेडिकल वीजा और इलेक्ट्रॉनिक वीजा पर भी रोक जारी रहेगी, लेकिन इन तीनों तरह के वीजा के अलावा किसी भी काम से भारत आने वाले लोगों पर कोई रोक नहीं होगी। कोरोना संकट की वजह से फरवरी में ही केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के भारत आने पर रोक लगा दी थी। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक भारत आने वाले सभी लोगों को कोरोना वायरस से जुड़े स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। पंजाब के होशियारपुर में कुछ लोगों पर 6 साल की एक दलित बच्ची को जिंदा जलाने का आरोप लगा है। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और काफी जल चुके शव को अपने कब्जे में ले लिया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि हत्या से पहले बच्ची का रेप हुआ था या नहीं। पीड़ित परिवार के मुताबिक ये बच्ची दोपहर से ही लापता थी। काफी खोजबीन के बाद ये बच्ची सुरजीत सिंह नाम के आदमी के मकान के पास जली हुई हालत में मिली। काफी जल चुके शव को बोरे में ढककर रखा गया था। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं राज्य के अनुसूचित जाति आयोग में इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया गया और इलाके के SSP से रिपोर्ट तलब की। सवेरे मुंडा गया था घर पे इसका पोतरा, तो हम बोले जाओ अपना घर। हम चला गए काम पे, काम पर से आए फिर बच्चा सब ये गया मेरे को कहने लिए कि जला दिया। आके देखे तो यहाँ सही था। ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ। किसानों के पराली जलाने की वजह से हरियाणा के कुरुक्षेत्र की हवा जहरीली हो गई, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। हालात यह हैं कि कुरुक्षेत्र का नाम देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित 5 शहरों में शामिल हो गया, क्योंकि वहां किसानों ने पराली जलाना जारी रखा। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद कुरुक्षेत्र से किसानों के पराली जलाने की तस्वीरें आती रहीं, जिससे दम घोटने वाला धुआं उठा और उसने कुरुक्षेत्र की हवा को जहरीला बना दिया। हमेशा साफ दिखने वाला वहां का प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर भी स्मॉग से ढका नजर आया। वहां हालात कितने खराब हैं उसका अंदाजा हवा में प्रदूषण का स्तर देखकर ही पता चल गया, क्योंकि कुरुक्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 पहुंच गया। यानी कि अगर वहां लंबे समय तक यही हालात रहे तो लोगों का दम घुटने लगेगा। वहां के लोगों ने तो इस बात की शिकायत करनी भी शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा स्मोक था, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बच्चे भी ये कह रहे थे कि आज आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। कुरुक्षेत्र के अलावा हरियाणा के करीब 13 जिले ऐसे हैं जहां हवा में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब है। बिहार में बीजेपी के कोरोना की वैक्सीन मुफ्त देने के वादे पर घमासान हो गया।
बिहार के लिए बीजेपी के संकल्प पत्र में कोरोना की मुफ्त वैक्सीन के जिक्र से सियासी जंग छिड़ गई। विपक्ष ने पूछ लिया कि केवल बिहार क्यों, पूरे देश को क्यों नहीं। देखिए अब कब वैक्सीन आएगा नहीं आएगा, पूरे देश को फ्री मिलना चाहिए ना। लेकिन बीजेपी हमलों से बेपरवाह दिखी। बीजेपी ने दोहराया कि बिहार के हर नागरिक को वैक्सीन दी जाएगी। हमारी पार्टी ने तय किया है हर अब बिहार के नागरिक को हम समय के साथ फ्री टीका देंगे। गुजरात के कच्छ में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उपचुनाव के लिए रैली की। इस दौरान कुछ लोगों पर कोरोना नियम तोड़ने का आरोप लगा। इस सभा के बाद जब सीएम जनता से मिलने गए तो इन लोगों ने लाइन लगाने के बजाय भीड़ बना ली। दिल्ली के आनंद विहार के पास स्पेशल सेल ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश बांग्लादेश का रहने वाला है और इस पर गोवा के एक एटीएम में लूट का भी आरोप था। पुलिस ने इसके पास से करीब 3.5 लाख रुपए नकद भी बरामद किए। महाराष्ट्र में राज्य सरकार की इजाजत के बिना सीबीआई की एंट्री पर बैन लगने पर सियासत गर्मा गई। उद्धव सरकार के नए फैसले के मुताबिक सीबीआई को महाराष्ट्र में किसी भी केस की जांच करने से पहले उसकी इजाजत लेनी होगी। इस फैसले को टीआरपी स्कैम और सुशांत केस से जोड़कर देखा जा रहा है, जिस पर बीजेपी ने बिना देर किए सवाल उठा दिया। ये पूर्णतः तुगलकी फैसला है। लेकिन शिवसेना ने राज्य सरकार के अधिकारों का हवाला देकर इस फैसले को सही ठहराया। और भी राज्यों में इस प्रकार के फैसले लिए जहां नेशनल एजेंसीज ने वहां के राज्य सरकारों का अधिकारों का हनन किया है। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती रेप पीड़ित नाबालिग लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। इस बीच दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता धवन पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ पीड़ित लड़की से मिलने अस्पताल पहुंची, लेकिन उन लोगों को लड़की से मिलने नहीं दिया गया। कांग्रेस ने अस्पताल में पीड़ित को बेहतर सुविधा नहीं मिलने का आरोप लगाया और उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की। आरोप है कि 2 दिन पहले वजीरपुर इलाके में पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने 8 साल की बच्ची का रेप किया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया। उसके साथ तो बहुत अनर्थ हुआ जी, इससे बढ़ के क्या होगा? अब इससे बढ़ के अनर्थ होगा क्या? कुछ नहीं। किस तरीके से आपको पता चला? पता चला कि 8 घंटे के बाद लड़की खोजा गया, इसके बाद पता लगा। लड़की खुद रोते रोते आया, सारा बयान बताया कि ऐसी बात है। पुलिस वाले के खुद ही सामने में बताया, तो आगे बात करे की बातें नहीं है। अच्छा, कब की बात है? ये शाम को 8 बजे की बात है जी। कब की? शाम 8 बजे कल की या कल 8 बजे? हाँ जी। क्या लग रहा है पुलिस क्या कार्रवाई? पुलिस तो ले गया चौकी में बैठा रखा, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की आगे। हम परिवारजनों से मिलना चाहते थे, बेटी के मां से, उनको भी बंद करके रखा हुआ है। परिवार का आरोप है कि बेटी का रेप हो गया है और उसके साथ साथ बेटी का इलाज भी नहीं हो रहा है अस्पताल के अंदर। अभी हम बाबू जगजीवन राम अस्पताल में खड़े हैं और कितने दुख की बात है कि ये दिल्ली सरकार का अस्पताल है और केजरीवाल जी के बड़े बड़े जो वादे थे कि हम अस्पताल में बेटियों के लिए हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, आज इनकी सब बातें बेनकाब हो रही है। दिल्ली में रेप हो जाता है 7.5-8 साल की बच्ची के साथ और उसके बाद जब वो इलाज के लिए आती है तो उसके माँ बाप इस बारे में चिंता है कि कहीं उसकी जान ना चली जाए, उसको ट्रीटमेंट ठीक से मिल रहा है नहीं मिल रहा। क्या इन शंकाओं को और इन संदेह को इनको एड्रेस नहीं करना चाहिए अस्पताल वालों को? किस तरीके का दिल्ली सरकार का ये अस्पताल है? अगर इलाज नहीं हुआ और बच्ची को कुछ हो गया तो उसकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? लेबनान में नए प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच जमकर टकराव हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री साद अल हरीरी को एक बार फिर से देश की बागडोर सौंपने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इस ऐलान से पहले उनके विरोधियों और समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिन्हें काबू में करते वक्त साद अल हरीरी के समर्थकों और पुलिस वालों के बीच झड़प शुरू हो गई। राजधानी बेरूत की सड़कों पर हंगामा कर रहे इन लोगों को जब पुलिस ने शांत करने की कोशिश की तो उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। इन लोगों ने शहर के चौराहे पर बने एक स्मारक को भी आग के हवाले कर दिया। साद अल हरीरी के समर्थकों के अलावा उनके विरोधी भी बेरूत की सड़कों पर उतरे। हाथों में लेबनान के झंडे और तख्तियां पकड़े इन लोगों ने एक रैली की और उनके विरोध में नारे लगाए। इन लोगों ने साद अल हरीरी के फिर से पद संभालने पर कड़ा एतराज जताया। 2 बार लेबनान के प्रधानमंत्री रहे साद अल हरीरी को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर पिछले साल हुए प्रदर्शनों के बाद अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। घर की लड़ाई से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ा सकता है। न्यूज़ 18 के शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि लगातार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और कराची में विरोध झेल रही पाकिस्तान की सेना अपने घर की लड़ाई से ध्यान भटकाने के लिए भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ाने की तैयारी में है। खबर है कि पाकिस्तान ने सीमा पर अपनी खुफिया एजेंसी ISI के कुछ अफसरों को भी तैनात कर दिया है।
बताया तो ये भी जा रहा है कि एलओसी के करीब कई आतंकी संगठनों के सरगना डेरा डालकर बैठे हैं और कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले की फिराक में हैं। हालांकि भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी हुई है और उसके हर नापाक मंसूबे को नाकाम करने को तैयार है। मुंबई में कंगना रनौत के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज करवाई गई है। ये शिकायत अली कासिफ खान देशमुख नाम के वकील ने अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज करवाई, जिनसे कंगना रनौत पर कोर्ट के खिलाफ ट्वीट करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कंगना पर राजद्रोह और ट्वीट के जरिए दो धार्मिक समुदायों के बीच विवाद पैदा करने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में 10 नवंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले बांद्रा कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस कंगना और उनकी बहन के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है और दोनों को पूछताछ के लिए समन भी भेजा गया है। कश्मीर के एक अलगाववादी नेता पर आयकर विभाग का शिकंजा कस गया है। आयकर विभाग को अलगाववादी नेता की कश्मीर में कई मॉल और स्कूल में बेनामी संपत्तियों की जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। आयकर विभाग ने छापेमारी में कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। आयकर विभाग अलगाववादी नेता के 3 लॉकर भी खोलेगा, जिनमें नकदी और गहने होने की संभावना जताई गई है। दिवाली से पहले बीजेपी ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत दिल्ली में कुछ कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक बांटे। लोगों को रोजगार देने के साथ चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए कदम उठाया गया और इसके लिए एक कार्यक्रम में कुछ कुम्हारों को बुलाया गया, जिन्हें दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इलेक्ट्रिक चाक बांटे। इस कार्यक्रम में कुछ कुम्हारों ने बिजली से चलने वाले चाक पर मिट्टी से दिए बनाकर दिखाए, जिनका वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेता ने लोगों से चीन के सामान से दूरी बनाने की अपील की। मिट्टी के दिए इस्तेमाल करें, चाइनीज लड़ियां उनका बहिष्कार करें, लोकल उत्पादों को बढ़ावा दें। इस मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम में पहुंचे कुमार ने तो इलेक्ट्रिक चाक पर बड़ी आसानी से फूलदान बनाकर भी दिखा दिया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की साजिशों के खिलाफ दुनिया के कई शहरों में प्रदर्शन किया गया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था। इसी के विरोध में लोगों ने ब्लैक डे मनाकर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की। प्रदर्शन की तस्वीरें हॉलैंड की राजधानी हैग से भी सामने आई, जहां कुछ लोग सड़क पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में लोगों ने कार रैली निकालकर पाकिस्तान का विरोध किया। नेपाल के कई शहरों में भी लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार के दरभंगा में वोट मांगने पहुंचे जेडीयू नेताओं को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। घटना तब हुई जब खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री और बहादुरपुर विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार मदन सहनी वोट मांगने एक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से एक बार फिर वोट देने की अपील की, जिस पर गांव के लोगों ने मंत्री मदन सहनी के सामने कई तरह की समस्याएं रखी। लेकिन जैसे ही उन्होंने चुनाव का हवाला देकर बात टालने की कोशिश की तो लोग भड़क गए और उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच मंत्री जी के एक समर्थक ने गांव के एक बुजुर्ग को समझाने की कोशिश की, जिस पर बुजुर्ग ने मंत्री मदन सहनी समेत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर खरी खोटी सुना दी। कुछ देर तक तो मदन सहनी और उनके समर्थकों ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होता न देख मंत्री महोदय ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी। इसी तरह जिले की कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार शशि भूषण हजारी को भी वोट मांगने के दौरान गांव वालों का विरोध झेलना पड़ा। पहले तो उन्होंने भी लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब लोग शांत नहीं हुए तो वो भी वहां से उल्टे पैर लौट गए। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में 3 जगहों पर रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 3 जगहों पर रैलियां करेंगे। राज्य में सासाराम, गया और भागलपुर में होने वाली पीएम की रैलियों के लिए जोरदार तैयारियां की गई हैं। पीएम की सासाराम और भागलपुर में होने वाली रैली में राज्य के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने बाढ़ से प्रभावित कई इलाकों का हवाई दौरा किया और लोगों को पूरी मदद का भरोसा दिया। यूपी के फतेहपुर में सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। इस हादसे से नाराज कुछ लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और समझा बुझाकर लोगों को वहां से हटा दिया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के चंगुल से 4 लड़कियों को भी छुड़ा लिया। पुलिस के मुताबिक इन लड़कियों को यूपी और पश्चिम बंगाल से काम दिलाने के बहाने मुंबई लाया गया था, लेकिन उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया। इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके तहत मुंबई में अन्य राज्य से कुछ महिलाओं को यहाँ पे लड़कियों को ले आया जाता है, उनको आर्थिक पैसे का लालच दिया जाता है। केरल के कोषिकोड में 2 मंजिला इमारत के गिरने से एक आदमी की मौत हो गई।
इमारत के मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई गई, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने 2 बदमाशों का सड़क पर जुलूस निकाला। इन बदमाशों पर एक पुलिस वाले को चाकू मारने का आरोप था, जिन्हें गिरफ्तार कर पुलिस ने उन दोनों का सड़क पर जुलूस निकाला। पुलिस ने आरोपियों के हाथों में हथकड़ी पहनाकर उन्हें काफी देर तक घुमाया और फिर उनसे बीच सड़क पर उठक बैठक भी करवाई। बताया गया कि ये दोनों बदमाश कुछ दिन पहले खुलेआम नशा कर रहे थे और जब एक पुलिस वाले ने उन्हें रोका तो वो उसे चाकू मारकर भाग गए। पुलिस पे हमला किया और हमारे एक जवान सुरेंद्र गुर्जर के पीछे चाकू मारे, जिनकी बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही थी। पुलिस ने दोनों बदमाशों के बाकी साथियों को भी पकड़ लिया और उन सभी पर अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज कर लिए। चीन ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। चीन इस बार ताइवान के मुद्दे पर भारत से उलझ गया। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि भारत और ताइवान के बीच कारोबारी रिश्तों की खबर से ही चीन तिलमिला उठा, जिस पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख छपा। चीन इसलिए परेशान है क्योंकि पिछले दिनों ताइवान के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते शुरू करने की खबरें आई थी, जबकि चीन के मुताबिक ताइवान के साथ केवल उन देशों के कारोबारी रिश्ते हो सकते हैं जिनके साथ चीन के राजनयिक रिश्ते नहीं। वन चाइना पॉलिसी के तहत चीन ताइवान को अपने देश का एक हिस्सा मानता, जबकि ताइवान खुद को एक अलग देश मानता है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग देश के रूप में सदस्य भी है। चीन ने गीदड़ भभकी दी है कि अगर भारत ने ताइवान का साथ दिया तो भारत को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। पूरी दुनिया में चल रहे कोरोना संकट के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना की वैक्सीन तैयार होने का दावा किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच फाइनल प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन के तैयार होने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल तैयार है और जल्द ही ये आएगी। We have a vaccine that's coming. It's ready. It's going to be announced within weeks, and it's going to be delivered. We have Operation Warp Speed, which is the military is going to distribute the vaccine. कोरोना संकट के बीच दिल्ली में दुर्गा पूजा के मौके पर लोगों के लिए डिजिटल तरीके से पूजा और दर्शन के इंतजाम किए गए। दिल्ली का मिनी बंगाल कहे जाने वाले चित्तरंजन पार्क के दुर्गा पंडाल में महामारी के डर से भक्तों के आने पर रोक लगा दी गई, लेकिन लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रशासन ने दुर्गा पूजा और उससे जुड़ी हर रस्म का लाइव टेलीकास्ट शुरू कर दिया ताकि वो घर में रहकर ही देवी के दर्शन कर सके। इसके लिए दुर्गा की मूर्ति के सामने 2 कैमरे भी लगे दिखे जो लोकल टीवी चैनल से जुड़कर पूजा का टेलीकास्ट करते नजर आए। साथ ही वहां पूजा, आरती और भोग जैसी सभी रस्मों की फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के भी इंतजाम किए गए। दुर्गा पूजा को यहाँ लोग सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूजा है तो उस मायने से घर पर ही उनके दर्शन किए जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 कैमरे लगे हैं। एक तो लोकल केबल टीवी के माध्यम से इसे कनेक्ट किया गया है। सीआर पार्क में दुर्गा पूजा के मौके पर बड़े बड़े पंडाल लगते थे जहां लोगों की भारी भीड़ जुटती थी, लेकिन इस बार पूरे इलाके में सिर्फ एक ही पंडाल लगा है और वहां भी सिर्फ मंदिर प्रशासन के लोग ही जा सकते हैं। गैदरिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने सब कुछ बंद रखा है, सिर्फ अभी हम पूजा ही करेंगे। चित्तरंजन पार्क के इस दुर्गा पंडाल में हर साल 18 से 20 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा स्थापित की जाती थी, लेकिन इस बार वहां सिर्फ 5 फीट ऊंची मूर्ति ही लगाई गई। तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने कोरोना की वैक्सीन मुफ्त देने का ऐलान किया। तमिलनाडु और महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन आने के बाद राज्य की जनता को इसे मुफ्त में देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र सरकार हो चाहे राज्य की सारी सरकारों की जवाबदारी होती है कि वहां पर रहने वाले उनके अवाम को वैक्सीनेशन भी फ्री देगी। तेजस्वी यादव के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से जुड़े सवाल पूछने पर घमासान छिड़ गया। निर्मला सीतारामन ने बिहार चुनाव के लिए एनडीए का संकल्प पत्र जारी किया, जिस पर तंज कसते हुए तेजस्वी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठा दिया। सीतारामन जी से पूछिए वित्त मंत्री भारत सरकार से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, क्या मिलेगा? जिसके बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। विशेष राज्य का दर्जा उस समय होता था जिस समय की प्लानिंग कमीशन वगैरह रहता था, प्लानिंग का ये था, तो वो नहीं है ना, तो अब विशेष राज्य का कॉन्सेप्ट ही चला गया। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी दफ्तर में किसान संगठनों से जुड़े लोगों से मुलाकात की और उन्हें कृषि कानूनों के फायदे गिनाए। साथ ही नड्डा ने आंदोलन कर रहे लोगों पर भी हमला किया। कोरोना संकट की वजह से वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप रद्द कर दी गई। ये चैंपियनशिप पहले सितंबर-अक्टूबर में होनी थी, लेकिन फिर इसे जनवरी 2021 तक टाल दिया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिसके बाद उन्हें एम्स पटना में भर्ती करवाया गया। सुशील मोदी के मुताबिक उनकी हालत ठीक है। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।